नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मैं जनरल हमीद कुल रिटायर्ड के साथ हूं। उनकी रिहाइशगाह पे बात चली थी विकी लीक्स से, लेकिन बात पहुंचती है अफगानिस्तान के मुस्तकबिल तक। और वक्फे से पहले मैं ये सवाल उठाना चाह रहा था कि आखिरकार अमरीकियों की जो प्रेडिकमेंट है, अमरीकियों का जो चैलेंज है कि उन्हें न सिर्फ पाकिस्तान को लेकर चलना है, उनको साथ हिंदुस्तान को भी लेकर चलना है, उन्हें रशिया को भी सेटिस्फाई करना है अफगानिस्तान में, और आखिर अमेरिकन को अफगानिस्तान से निकलने के लिए एक फेस सेविंग तरीका, एक ऑनरेबल तरीका किस तरह से मिल सकता है। जैसा अगर इंडिया ना होता इस पूरी इक्वेशन, हम देखते हैं कि अमरीकी पाकिस्तान आते हैं, सेक्रेटरी स्टेट यहां लैंड करती है तो माइक मलन हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को दिल्ली में रीअश्योर कर रहे होते हैं, हॉलब्रुक यहां आते हैं तो यहां से शाम को दिल्ली निकल जाते हैं हिंदुस्तानियों को रीअश्योर करने के लिए। अगर इंडिया इस इक्वेशन में ना होता तो क्या अमेरिकन का जो चैलेंज है अफगानिस्तान से निकलने का वो आसान होता? देखिए जी, ये बात इस पस मंजर में हो रही है कि इंडिया, इजराइल और अमेरिका का एक जॉइंट कॉम्पैक्ट है, स्ट्रेटेजिक कॉम्पैक्ट है, जिसमें ये सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड दिस ये सारी चीजें। इसराइल कहां फिट होता है इस खिते के अंदर? इसराइली तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसराइल लॉबीज जो हैं वो इंडिया को सपोर्ट करती हैं, उनके बड़े पुराने रवाबित हैं, उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क ऑपरेट करता है उनके अंदर। मोसाड हमेशा पीछे रहती है, दे यूज अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज लाइक रॉ इज बीइंग यूज्ड प्रॉपर्ली। ये फैक्टर को इग्नोर ना कीजिए। इंडिया का ये पहले भी गंद डाला इन्होंने अफगानिस्तान में। मुझे याद है कि जिस वक्त अनाउंसमेंट हुई 9 फरवरी 1988 को, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑडियंस, तो हम लाहौर में थे, जनरल ज़ियाउल हक एक मीटिंग कर रहे थे और अनाउंसमेंट का पता चल गया। हमें तो पहले पता चल गया था उससे कि गोरबाचोव साहब ने फैसला कर लिया, लेकिन फॉरेन ऑफिस हमारा बिलीव नहीं कर रहा था उन चीजों। बहरहाल वहां पे जिस वक्त अनाउंसमेंट सुबह हुई अफगानिस्तान से विड्रॉल की 9 फरवरी को 88 को हुई, तो ज़ियाउल हक साहब लाहौर में थे। वहां पे जो स्टेट गेस्ट हाउस है उसके कॉन्फ्रेंस रूम में हम बैठे हुए थे और वहां पे ज़ियाउल हक साहब को राजीव गांधी का टेलीफोन आ गया कि जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वांट्स टू स्पीक टू यू। वो उठ के गए, वापस आए तो हमने कहा कि क्या बात हुई है। उन्होंने कहा वो बहुत नर्वस हैं और वो कह रहे हैं कि हमें बताएं कि हम क्या खिदमत कर सकते हैं। तो हमने कहा इंडियंस कह रहे हैं जी, राजीव साहब हैं जनरल जी, आपको ये कह रहे हैं कि हमें बताएं कि हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। हम क्या खिदमत कर, क्या मतलब है, हमारा क्या रोल हो सकता है अफगानिस्तान में। फिर वही सिचुएशन पैदा हो गई जी, अब फिर वही सिचुएशन पैदा हो गई। वही सिचुएशन पैदा हुई। तो उन्होंने कहा, हमने कहा जी आपने क्या जवाब दिया? तो कहते हैं मैंने कहा कि तुम्हारा रोल वही होना चाहिए जो अब तक रहा है। अब ये उस वक्त रिजेक्ट करने की वजह से उन्होंने बहुत शरारत की, नॉर्दर्न अलायंस और उनको ताजिकों को और भड़का के और अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क बना के, वो फिर एक बड़ी दास्तान है, क्योंकि उनके रशिया के साथ उनके पुराने इंटेलिजेंस कनेक्शन थे, इसलिए उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया। बहरहाल दिस इज ए सिमिलर सिचुएशन नाउ दैट वी आर फेसिंग। और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनके सामने एक पूरी तारीख है कि जब अफगानिस्तान का जोग्राफिया मूव करके तारीख बनाता है। नाउ आई एम अगेन कोटिंग ए हिस्टोरियन हु सेज हिस्ट्री इज नथिंग बट जियोग्राफी ऑन व्हील्स। जब जोग्राफिया जो है वो मूव करना लगता है, और अफगानिस्तान का जोग्राफिया जब भी मूव किया है तो उसकी मंजिल जो है वो, ये उनको एक हिस्टोरिकल फियर है। लेकिन चाहे एरियंस हो, सिथियंस हो, हंस हो, या उसके बाद के इन्वेडरों महमूद गजनवी हो या शहाबुद्दीन गौरी हो, ये भूल नहीं सकते। एक तारीख का एक लाजवाब सबक है। जनरल साहब, मेरे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि हम इंडियंस को परेशानी है वो हमें साफ पता चल रहा है, लेकिन अगर हिंदुस्तानी इंडिया, न्यू दिल्ली जो है वो अफगानिस्तान के बारे में इतना ही परेशान रहेगा, उसको फियर्स होंगे, तो वो हमें भी तंग करता रहेगा। वो अफगानिस्तान को हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। बात ये है कि अब आपने कहा कि वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड बड़ा सिंपल है। पहला स्टेप, अमेरिकन हैव टू हैव ए चेंज ऑफ हार्ट, और ये उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें नाकामी हुई। जब नाकामी हो जाती है तो आप अपने नक्शों में रंग नहीं भर सकते। आप वहां बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यही रशिया ने किया था जो ये आखिरी वक्त, लेकिन वो सारे बेस छोड़ के चला गया। सो बेसिकली अमेरिकन रियलिस्टिक नहीं है। नहीं, दे आर नॉट बीइंग रियलिस्टिक अबाउट इट। उनकी जो इंपीरियल एरोगेंस जो है वो उनको रास्ते में हायल हो रही है, और उनकी फौज जो है, जिसको साइकोलॉजी ऑफ मिलिट्री इनकॉम्पिटेंस कहते हैं, मिलिट्री इनकॉम्पिटेंस, साइकोलॉजी ऑफ मिलिट्री इनकॉम्पिटेंस, जी, दिस इज साइकोलॉजी। एक किताब लिखी गई थी, मैं नौजवान अफसर था तो पढ़ी थी, किसी ब्रिटिशर ने लिखी थी कि फौज का एक बड़ा मसला होता है कि अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करती। जब मार पड़ रही होती है वो इन्वेस्टमेंट इन फेलियर करते रहते हैं, इसको कहते हैं री इन्फोर्समेंट ऑफ फेलियर। और अमेरिका भी री इन्फोर्स कर रहा है फेलियर को। हालांकि ये बात बड़ी वाजे हो गई थी, और एज प्रेसिडेंट ऑफ चेंज जब ओबामा आए थे तो उनसे यही प्रॉमिस था उनका कि आप डिसंगेज करेंगे, लेकिन वो मजीद इन्वेस्टमेंट की कि इंसिस्टेंस ऑफ न्यूकॉन्स और इनकी वजह से, क्योंकि ओबामा नहीं चाहता था कि ये हिस्टोरिक बर्डन उसके ऊपर आ जाए कि तुमने शिकस्त दिलवा दी अमेरिका।
اب یہ نیا سٹارٹ رول کرنا ہے. اب ان کے لیے راستہ کیا ہے؟ انہوں نے پبلک اوپینین اوباما نے اس کے ذریعے سے مائلائی میں آپ کا میں نے اس کا ریفرنس دیا ویتنام میں جب بلڈ شیڈ کر دیا تھا. بین ہی وہی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں. امریکن پبلک اوپینین کو اینٹی وار لابی کو بوسٹ ملے گا اور امریکہ کے اندر یہ آئے گا کہ ہم تو ناکام ہو رہے ہیں. اور اگر آپ پاکستان کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ ہمیں ہیلپ کریں گے تو وہ تو ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں. اس لیے یہ جو ایک آپ کا سہارا تھا یہ بیساکھی تھی وہ بھی نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں پوری طریقے سے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس رپورٹ کے جو دوسرے اس کے 91,000 پیجز ہیں. آپ نے 74,000 کہا, 91,000 پیجز ہیں. 75,000 انہوں نے پبلش کر دیے ہیں ویب سائٹ کے جی, اوپر اور 15,000 روک کے رکھے ہوئے ہیں. باقی جو 15,000 روکے ہیں جناب اس کے اندر کیا ہے؟ انہوں نے ان آتھرائزڈ جارج بش صاحب نے وہاں پہ فورسز استعمال کی.